हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम सत्यम और आप सुन रहे हैं सैट्स ऑफ स्टोरी टेलर। और ये है हंटिंग एडेलिन चैप्टर 11। बट चैप्टर 10 थोड़ा सा रह गया था पिछले चैप्टर में, तो पहले मैं उसे कंप्लीट करता हूँ एंड फिर मैं चैप्टर 11 की ओर बढ़ूँगा, जहाँ पे आप लोगों का अगर याद होगा तो आर्ची और आर्ची का आर्ची का हाथ एडेलिन को मिला है और आर्ची का पूरा परिवार मारा जा चुका है। अभी नहीं पता आर्ची मरा है कि नहीं मरा है। एंड अब एडेलिन को लगता है कि उसके ऊपर वाले कमरे में कोई है, तो ये चाकू उठाकर आगे बढ़ती है। तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। मैं ये सोचने के लिए रुकती ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सीढ़ियों की ओर चढ़ती हूँ, रेलिंग के चारों ओर घूमती हूँ और चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। कुछ देर के लिए मैं उस हॉरर फिल्म के शीर्षक के बारे में सोचती हूँ जो वो मेरी ज़िंदगी पर बनाए गए। गलियारे से नीचे उतरते हुए मैं खुले कमरे में झांकती हूँ। मेरे सामने चाकू तने हुए गलियारा लंबा और चौड़ा है, जहाँ 5 बेडरूम है। जैसे ही मैं खाली बेडरूम से एक से बाहर निकलती हूँ, मुझे एक हल्की सी धमाका सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे से आ रहे हो। मैं सांस रोककर अपने पैर की उंगलियों पर अपना सारा वजन रखते हुए दालान से नीचे रेंगती हूँ। मुझे पता नहीं बैले डांसर कैसे करती है। मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद है। एड्रेनलिन मेरे खून में लगातार जा रहा है, जैसे किसी नस में हेरोइन की इंजेक्शन लगा हो। यह पहले बंद नहीं थी। मैं अपनी दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे ऐसे घूर रही हूँ जैसे उस पर कोई चेहरा उभर आएगा और मुझे अंदर क्या है इसकी चेतावनी दे देगा। अभी तो बिल्कुल ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यह न जानना कि दूसरी तरफ क्या मिलेगा सबसे बुरा हिस्सा है। यही बात मेरे दिल की धड़कन तेज कर देती है और मेरे फेफड़ों में जकड़न पैदा कर देती है। क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगी और अपने पूरे सपने की परछाई देखूँगी, अपनी चीज़ों को देखूँगी? मेरी आंखें चौड़ी हो जाती है। मुझे एहसास होता है कि वह कमीना मेरे अंडरवियर के दराज में झाँक रहा होगा। यह सोचकर मेरे ऊपर गुस्से की सुनामी आ जाती है और इससे पहले कि मैं इसके परिणाम के बारे में सोच पाऊँ, मैं दरवाजे से बाहर निकल जाती हूँ। अंदर कोई नहीं है। मैं कमरे में तेज़ी से दौड़ती हूँ, हर कोने को देखती हूँ, फिर बालकनी में निकल जाती हूँ। कोई नहीं। सीने में दर्द के साथ मैं तेज़ी से घूमती हूँ और कमरे के मैं चारों ओर देखती हूँ। यह पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कोई घुसपैठ या कहाँ छिपा हो सकता है। मेरी नज़र अलमारी पर रुक जाती है। मैं उस पर निशाना साधती हूँ। दरवाज़ा इतने ज़ोर से खोलती हूँ कि वह लगभग पटरी से उतर जाता है। मेरे हाथ कपड़ों में घुस जाती है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता जो यहाँ है ही नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने कुछ तो सुना है। जब मैं मुड़ती हूँ तो मेरी सांस रुक जाती है और मेरी नज़र मेरे बिस्तर पर जाती है, जिसे मैं पीछे मुड़ने को मजबूर हो जाती हूँ। मेरे बिस्तर के ठीक नीचे गीगी की डायरी ज़मीन पर पड़ी है और खुली हुई है। शायद यही वो धमाका था, लेकिन वो कैसे गिर गई? मेरा खून जम जाता है जब मैं अपने नाइट स्टैंड पर देखती हूँ और देखती हूँ कि वो डायरी अभी भी वही है जो मैं पढ़ रही थी। मैंने गीगी की बाकी 2 डायरियों को अपने नाइट स्टैंड में सुरक्षित रखने के लिए रखा था, जब तक कि मैं उन्हें नहीं पा लेती। तो उनमें से एक ज़मीन पर कैसे आ गई? कमरे में एक और संदिग्ध नज़र डालते हुए मैं किताब के पास जाती हूँ और उसे उठा लेती हूँ और उसे खुला छोड़ देती हूँ। पन्ने पर नज़र दौड़ाते हुए मैं शब्दों को पढ़ते हुए रुक जाती हूँ। दिनांक को देखते हुए यह उनकी मृत्यु के पहले लिखी गई आखिरी किताब है। 3 किताब 2 साल की है। गीगी की मृत्यु 20 मई 1946 को हुई थी। किताब गीगी की हत्या से 2 दिन पहले 18 मई को एक प्रविष्ट पर खुली हुई थी। वह डर व्यक्त कर रही थी, लेकिन वह यह नहीं बताती कि किसका। स्पष्ट रूप है, वह किसी चीज़ से डरी हुई है। उसके जल्दबाजी में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। वह कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसे डरा रहा है, लेकिन कौन? अपने आसपास की बाकी सब चीज़ों को भूलकर मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ जाती हूँ और शुरुआत पर जाती हूँ। हर बार आगे बढ़ने के साथ उनके शब्द संक्षिप्त और डरावने होते जाते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं लगभग पन्ने पलट रही हूँ, यह जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उसका हत्यारा कौन है। लेकिन आखिरी पन्ने पर उसके सब आखिरी शब्द है, वो मेरे लिए आया था। पन्ने पर कोई लिपस्टिक वाला चुंबन और भी
कुछ है या नहीं। असल में मैं इसके लिए बेताब हूँ और कोई प्रविष्टियाँ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा नज़र आता है। कागज़ का एक नुकीला टुकड़ा रीढ़ से बाहर निकला हुआ है। मैं उस पर अपनी उंगली फेरती हूँ। डायरी का एक पन्ना फाड़ा गया है। क्या उसे कुछ ज़रूरी लिखा था और यह तय किया था कि इससे किसी को पता चलने के जोखिम उठाने लायक नहीं है। ये तीनों किताबें कितनी बेतुकी है, धोखे और सेक्स से भरी है। सबसे बढ़कर उस आदमी के लिए प्यार से भरी है जो उसका पीछा करता है। मैं ऊपर देखती हूँ, आगे देखती हूँ, लेकिन कुछ नहीं देखती। जब माँ चली गई तो वह इस उम्मीद में सबसे बढ़कर उस आदमी के लिए प्यार से भरी है जो उसका पीछा करता था। मैं ऊपर देखती हूँ, आगे देखती हूँ, लेकिन कुछ नहीं देखती। जब माँ चली गई तो वो इस उम्मीद के साथ गई कि उनके सलाह मानूंगी और पार्शन मैनर से बाहर चली जाऊंगी। लेकिन जब वे इस दरवाजे के बाहर निकली तो उनके चैनल परफ्यूम की घिनौनी गंध मेरे नथुनों में गूंज रही थी। मैंने फ़ैसला किया कि मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती। क्या नाना का उस हवेली से कोई अजीब सा लगाव था? शायद। लेकिन अगर यह घर उनके लिए इतना मायने रखता था तो इसे देना ठीक नहीं लगता, भले ही इसका मतलब यहाँ हो रहे मेरे भी कोई अस्वस्थ लगाव हो। और अब यह फ़ैसला और भी पक्का हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह किताब फर्श पर पड़ी हो। फिर भी मुझे नहीं पता कि यह नाना की करतूत थी या गीगी की, लेकिन कोई चाहता था कि मैं ये प्रविष्टियाँ पढूं। क्या वे चाहते थे कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढूं जिसने गीगी को मारा है? हे भगवान, मैंने सोचा भी नहीं सकती कि 40 दशक के इतने कमज़ोर तकनीक से किसी हत्या को सुलझाना कितना मुश्किल होगा। क्या उस हत्यारा अभी जिंदा भी होगा? शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह जिंदा है या नहीं। शायद गीगी अपने हत्या के लिए और उस आदमी के लिए न्याय चाहती है जिसने उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म कर दी, और उसका पर्दाफाश हो जाए, चाहे वह जिंदा हो या मरा हो। मैं काँपती हुई सांसें छोड़ती हूँ। मेरी उंगलियाँ उन 4 डरावने शब्दों को लिख रही है। वह मेरे लिए आया था। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? तुम मुझे पुलिस विभाग के डेटाबेस में सेंध क्यों लगवा रही हो, ताकि मैं तुम्हारी मारी गई दादी की अपराध तस्वीरें देख सकूं? दया मेरे बगल से पूछती है और उसकी उंगलियां माउस पर घूम रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊं, उसकी उंगली नीचे दबा दूं ताकि वो आखिरकार उस बटन को क्लिक कर दे। उसे ऐसा करते ही गीगी की रिकॉर्ड सामने आ जाएगी। मैं भरती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, उसकी हत्या हुई थी और मुझे लगता है कि मुझे पता है किसने किया होगा। बस खैर, मुझे उसके बारे में उससे पहले नाम के अलावा कुछ और नहीं पता, और ये बात है कि वो उसका पीछा करता था। दया मेरी तरफ देखती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। वो माउस क्लिक करती है आखिरकार, और गीगी के अपराध स्थल की तस्वीरें उठा लेती है। वे तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली है। गीगी अपने बिस्तर पर मिली थी। उसका गला कटा हुआ था और उसकी कलाई पर सिगरेट के निशान थे। अपर्याप्त सबूत के कारण हत्यारे का पता नहीं चल पाया था। कॉल का जवाब देने वाला अधिकारियों पर काफ़ी दोष मढ़ा गया, यह कहते हुए कि उन्होंने पूरे अपराधी स्थल को रौंद डाला। पुलिस बल ने सबूत खो दिए या दूषित कर दिए और उंगलियां उठाई गई, लेकिन अंततः किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। दया तस्वीर क्लिक करती है, हर एक पिछली से ज़्यादा परेशान करने वाली। उसके गर्दन पर घाव की क्लोज़अप तस्वीरें, उसके कलाई पर जलन, गीगी का चेहरा डर से जम गया, चौड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, जीवन और आग से भरा हुआ, और फिर उसका मृत ठंडा शरीर डर से जमा हुआ। मैं थूक निकालती हूँ। यह दृश्य उस तस्वीर से बिल्कुल अलग है जिसमें उसकी तिजोरी छिपी थी। जिसने भी उसे मारा था उसने उसे बहुत डरा दिया था। मेरे सिर के पिछले हिस्से में एक अजीब सी अनुभूति होती है। दीदी के प्रविष्टियों के आधार पर उसका पीछा करने वाले ने उसे नहीं डराया,
वास्तव में ऐसा लगता है कि उसने बिल्कुल उल्टा किया। मैं इस विचार को अपने दिमाग में निकालती हूँ। वह उसके प्रति आक्ष थी और उसकी मृत्यु के समय कई प्रविष्टियाँ थी, जिसे पता चलता है कि उसकी शादी को लेकर उसकी ईर्ष्या के कारण उन दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठा रहा था। उसका यह जुनून जानलेवा किस्म का रहा होगा। फिर दया पुलिस रिपोर्ट पर क्लिक करती है। न केवल वो ये जो जानने के लिए जारी की गई थी, बल्कि जांच के गोपनीय दस्तावेज भी। तकनीकी रूप से जांच अभी भी जारी है, यह बस ठंडी पड़ गई है। हमने दस्तावेज को पढ़ने में समय लगाया, लेकिन अंत में हमें केवल एक ही चीज़ पता चली, वह थी मृत्यु का समय और यह तथ्य कि गीगी ने बहुत संघर्ष की। मेरे परदादा जॉन को तुरंत ही हत्या का संभावना से बाहर कर दिया गया, क्योंकि कई प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट में उन्हें हत्या के समय किराने की दुकान पर देखा गया था। मैं अपने होठ काटती हूँ। यह विचार अपराध बोध पैदा करते, फिर भी मैं ये सोचने को खुद से रोक नहीं पाती, क्या होगा अगर वह अभी भी एक साथी था। मैं इस विचार को अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है। मेरे परदादा गीगी से प्यार करते थे, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी शादी टूट रही थी। यह उसका पीछा करने वाले ने ही किया होगा। यह स्पष्ट कारण है, पीछा करने वाले ने किसी तरह गीगी का विश्वास जीत लिया था और फिर उसे इतना सहज महसूस कराया कि वह उसके साथ सहज हो गई और फिर उसने उसे मार डाला। निराश होते हुए मैं जासूस बनकर ऐसा काम हर रोज़ नहीं कर सकते। शायद हत्यारे ने किया होगा। दया ने बिना सोचे समझे तस्वीरें देखते हुए अनुमान लगाया। मैं अपना होठ मरोड़ती हूँ, इस पर विचार करती हूँ, फिर अपना सिर हिलाती हूँ। नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। वे सिर्फ एक पन्ना क्यों फाड़ेंगे और सारी पत्रिकाएं क्यों नहीं फेंकेंगे? ये सब तो दोष साबित करने वाले हैं, चाहे वह पीछा करने वाला हो या कोई और। गीगी कहती है कि उसे ढूंढा जा सकता है, उसे ढूंढा जा रहा है, और अगर वह पीछा करने वाले नहीं होता तो वो आसानी से रोनाल्डो पर दोष मढ़कर अपना काम तमाम कर सकते थे। चाहे वो कोई भी हो, उन्हें इनके बारे में पता नहीं हो सकता। गीगी को किताबें छिपाने से पहले पन्ना फाड़ना ही होगा। महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि रोनाल्डो कौन है, मैं अंत में कहती हूँ। दया ने सर हिलाया। इस विचार से थोड़ी थकी हुई लग रही थी। कह नहीं सकती, मैं भी नहीं हूँ, और हमारे पास कोई ठोस आधार भी नहीं थी। उसके अपमान उपनाम का कोई जिक्र नहीं था, बमुश्किल कोई शारीरिक विवरण। उसके हाथ पर एक निशान था। मैंने गीगी की डायरी में उन चीज़ों का जिक्र याद करते हुए कहा, और उसने एक सोने की अंगूठी पहनी थी। क्या उसने उसकी सामाजिक स्थिति का जिक्र किया, नौकरी का, कुछ भी जिससे हमें पता चल सके कि वह कौन सा या कौन हो सकता है? मैंने अपने होठ सिकोड़ लिए। मुझे फिर से देखना होगा। मुझे याद है उसने कहा था कि वह किसी खतरनाक काम में शामिल है, लेकिन मुझे अभी तक सब कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसने सिर हिलाया और एक आह भरी। तब तक मुझे लगता है कि हम तभी तक अटके रह गए जब तक कि हमें रोनाल्डो या उस गायब बनने का नहीं ढूंढ लेते। मैंने आह भरी, कंधे झुक गया। वह सचमुच कहीं भी हो सकता है, या उसका अस्तित्व भी नहीं है। दया फिर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में सहानुभूति है। हम अलग अलग रास्ते आजमाते रह गए, और इस समय मैं भी तुम्हारी तरह इसी में डूबी हुई हूँ। मैं अपराध स्थल की तस्वीरों को देखने से पहले उसे कृतज्ञता भरी मुस्कान देती हूँ। यह निसंदेह जुनून का अपराध था, और अगर मुझे कुछ पता हो तो यह कि पीछा करने वाले अपने जुनून से प्रति बेहद जुनूनी होते हैं। मैं सीधा खड़ी हो जाती हूँ। मेरे जीभ पर एक गहरी सांस अटक रहती है। मेरी त्वचा पसीने से तर, और मेरे बाल मेरे गर्दन और पीठ पर चिपके हुए हैं। मुझे याद नहीं कि मैं क्या सपना देख रही थी, लेकिन किसी चीज़ ने मुझे जगा दिया। दिल धड़क रहा है। मेरी नींद में डूबी आंखें अंधेरे कमरे में घूम रही है। चांद का थोड़ा सा रोशनी बालकनी के दरवाजे से अंदर आ रही है। फर्नीचर कमरे में है, परछाइयाँ डाल रही है, ऐसी आकृतियाँ बना रही है जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं।
मुझे फ़र्श पर नाचते हुए भूतों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिसने भी मुझे जगाया उसकी एक मौजूदगी, एक आत्मा मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर मेरे दाहिने और फर्श की लकड़ी पर चरमरा रही है। मेरा सिर उस दिशा में झटकता आता है और मैं एक तेज़ सांस लेती हूँ। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं, जैसा कोई डरा हुआ कुत्ता कोने में दुबका हो। मैं अपने फेफड़ों में हवा रोक लेती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि अगर मुझे फिर से आवाज़ सुनाई दे तो कोई आवाज़ हो या ना हो। घर में चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा। मेरी उंगलियां मेरे गोद में रखे कंबल को कस लेती है और मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। कोई मेरे कमरे के बाहर है, लेकिन कैसे? आखिर वह अलार्म सिस्टम से कैसे बच निकला है? एक और चरमराहट के बाद भरी कदमों का आहट, एक व्यवस्थित चाल, धीमी और उद्देश्यपूर्ण, जानबूझकर। मैं धीरे से बिस्तर से बाहर निकलती हूँ और पीछे की ओर दबे पाँव चलती हूँ, जब तक कि मेरी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से ना दब जाए। जैसे मेरे दरवाजे के बाहर खड़े घुसपैठिया और मेरे बीच दूरी बन जाती है। मैं अपने पूरे कोशिश के बावजूद मैं एक कांपती हुई सांस छोड़ती हूँ। जैसा जैसा कदम करीब आते हैं मेरी छाती छोटी तेज सांस के साथ फूल जाती है। मैं जम गई हूँ। मेरा पीठ पत्थर में इतनी गहराई से धसी हुई है कि मैं उसका एक हिस्सा बनता जा रही हूँ, जो मुझे हिलने डुलने से, छिपने से रोक रहा है। मेरे दरवाजे के बाहर कदमों की आहट रुक जाती है। बेताबी से मेरी नज़र कमरे के बिस्तर पर भटकती है। वे बिस्तर के किनारे रखी संदूक पर रखे अकेले पेचकस पर पड़ती है। मैंने अपनी वैनिटी चेयर लगाने के बाद उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया था और अब वो वहाँ उम्मीद के किरण की तरह खड़ा है। शायद यही एक चीज़ है जो मुझे आज रात जिंदा रख सकती है। हटो एडी, धिक्कार है, हटो। मेरे हाथ पैर खुल जाते हैं और मैं पेचकस की ओर दौड़ती हूँ। उसे अपने चिकने हाथों से जकड़ लेती हूँ। मेरी नज़र दरवाजे के हैंडल पर चिपकी हुई है, डंडी के घूमने का इंतज़ार कर रही है। चुपचाप मैं दरवाजे के पास खिसक जाती हूँ और ख़ुद को दीवार के साथ डाल लेती हूँ। मैं उसके अंदर आने का इंतज़ार करूँगी और फिर हमला करूँगी। उम्मीद है कि मैं पेचकस उसके गर्दन में धंसा पाऊँगी। इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है, तो मैं सांस रोककर इंतज़ार करती हूँ। कुंडी नहीं घूमती, लेकिन मैं अपनी हड्डियों में गहराई से महसूस कर सकती हूँ कि कोई बाहर है। क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा है? अगर उन्हें लगता है कि मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो वो पागल हो गया है। हालांकि अगर वे मेरे घर घुस सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो पागल ही होगा। मेरे जीवन का सबसे लंबा मिनट बीत जाता है। ऐसा लगता है जैसे घंटों बीत गए हो। फिर से एक चरमराहट सुनने से पहले और फिर मुझे कदमों के आहट सुनाई देती है। मेरे कान खड़े हो जाते हैं और जैसे कि मुझे अंदाज़ा था, मुझे अपने सामने का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है। एक हल्की सी क्लिक जो खामोश घर में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी लगती है। तुरंत मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और हॉल के पास उस बेडरूम में भागती हूँ जिसकी खिड़कियाँ ड्राइववे की ओर जाती है। नीचे झुककर मैं पर्दों से बाहर झाँकती हूँ और उस व्यक्ति के सामने के बरामदे से बाहर आने का इंतज़ार करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अनंत काल बीत गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि बस कुछ ही सेकंड बीते हुए होंगे। मुझे कोई हलचल दिखाई देती है। मेरे होठों से एक चीख निकलती है जब एक लंबा चौड़ा आदमी सीढ़ियों से उतरकर मेरे ड्राइववे पर जाता है। उसने पूरी तरह काले कपड़े पहने और उसके सिर पर एक गहरा हुड डला हुआ है। वह लंबा है, बहुत लंबा, लेकिन भारी भरकम नहीं। उसके कपड़े के नीचे भी मैं बता सकती हूँ कि उसका शरीर बहुत ही घातक है, दुबला पतला लेकिन मांसपेशियों से भरा हुआ। उसकी हुड्डी उसके शरीर से चिपका हुआ है, जिससे उसे चौड़े कंधे, मोटे बाहें और सुडौल कमर साफ दिखाई दे रही है। हे भगवान, अगर वो चाहता तो मुझे कुचल सकता था। उसका हाथ इतना बड़ा लग रहा है कि मेरे पूरे चेहरे को ढक सकता था या मेरी गर्दन पर लपेट सकता था। क्या वह एक ऐसा दर्द देने के लिए करेगा या खुशी के लिए? क्या मेरी परछाई मुझे चोट पहुंचाना चाहती है या मुझसे प्यार करना चाहती है? वह स्थिर है, उसका पीठ मेरी ओर है। वह महसूस कर सकता है कि मैं उसे देख रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसा मैंने अपने दरवाजे के बाहर महसूस किया था। मैं खुद को परछाइयों में सिमटा पाती हूँ, नज़रों से ओझल। मेरा दिल अभी भी तेज़ी गति से धड़क रहा है, हालांकि अब बिल्कुल अलग वजह से। उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे खिड़की पे अपना चेहरा गड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं
उसे देखना चाहती हूँ। मैं उस आदमी को देखना चाहती हूँ जो मेरे घर के अंदर घुस रहा है, मेरे लिए फूल छोड़ रहा है और मुझे छूने की हिम्मत करने वाले किसी भी अनजान आत्मा को घायल कर रहा है। क्या उसका हाथ कुंडी पर था? अगर अंदर आने के लिए तैयार तो उससे किसने रोका? मानो मेरे विचार सुनकर वो अपना सिर थोड़ा झुकाता है ध्यान से। मैं उसे धीरे धीरे अपने सिर को मेरी तरफ घूमते हुए देखती हूँ और वह अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाता है। चांद की रोशनी में उसका चौड़ा मुंह और तीखा जबड़ा दिखाई देता है। मैं दीवार से और सट जाती हूँ। उसकी नज़रें मुझ पर पड़ते ही महसूस करती हूँ। कोई रास्ता नहीं है कि वह मुझे देख सके, फिर भी किसी तरह मुझे लगता है कि उसकी नज़रें मुझे भेद रही है, जैसे छोटे तीखे चाकू मेरे त्वचा को छू रहे हैं और फिर मेरे अंदर घुस रहे हो। और फिर वह मुस्कुराता है। उसका मुंह एक दुष्ट मुस्कान में बदल जाता है। मेरी सांसें रुक जाती है और मेरे फेफड़े आग से भर जाते हैं। ओह, यह तुम्हें मजाक लग रहा है बेवकूफ़। इससे पहले कि मैं समझ पाऊँ कि क्या करूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, वो मुड़ता है और चला जाता है। पेड़ों के कतार में गायब हो जाता है, धीरे धीरे उद्देश्यपूर्ण, मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ना हो। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है एंड अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूँगा जो है चैप्टर 11। भाई चैप्टर 10 तो बहुत लंबा था, लाइक मैंने पूरा फर्स्ट वाला 20 मिनट का बनाया था एंड अगेन ये 20 मिनट हो रहा है, मतलब 40 मिनट का। तो गाइज़, यहाँ पे एक सवाल है चैप्टर 11 शुरू करने से पहले, और आप लोगों को अपने अपने हिसाब से कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है, कि कम से कम उस बहाने ही कमेंट कर लें आप लोग। तो सवाल ये है कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा हैंडसम, लंबा और लीन बॉडी वाला, ठीक है, आपको एकदम बेहद ऑब्सेस्ड प्यार करने वाला आदमी मिलेगा तो आप क्या करोगे? मतलब मान के चलो वो एक स्टॉकर है या फिर आपको पसंद करता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे एक मौका देना चाहोगे या फिर बोलोगे ना ना ना, तुम दूर रहो, मैंने हंटिंग एडेलिन पढ़ी है क्योंकि आगे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा रोमांच आने वाला है। जवाब का इंतज़ार करूँगा मैं कमेंट में। और चलिए चैप्टर 11 शुरू करते हैं। और ये जो है चैप्टर 11 का POV भी द मैनिपुलेटर है, मतलब इसे एडेलिन ने ही लिखा है। शुरू करता हूँ। दया ने कहा कि नाना ही सन की थे लेकिन मुझे अब सोचने लगा कि क्या उनकी माँ ही सन की थी। मैं डायरी के पन्ने पलटते हुए उनके शब्दों को पढ़ती हूँ। मैं उसे झूलती कुर्सी पर बैठी हुई हूँ जिस पर गीगी अपनी डायरी लिखने के लिए बैठती थी, जबकि उसका पीछा करने वाला देखता रहता था। उसने उसे अपनी आँखों का लुत्फ़ उठाने दिया है और जाहिर है उसे भी खुशी हुई है। किताब को बंद कर मैं उसे अपने सामने रखे फूड स्टॉल पर फेंक देती हूँ। फर्नीचर भारी किताब से हिल रहा है। मैं ज़ोर से आह भरती हूँ और बढ़ते सिर दर्द को दूर करने के लिए अपनी नाक भींचती हूँ। मतलब वह क्या सोच रही थी? एक अजनबी आदमी को उसे देखने, अपने घर में आने और उसे छूने देने, यह पागलपन है, बिल्कुल पागलपन, सचमुच पागलपन की बात यह है कि मुझे यह डायरी मिली है और एक पीछा करने वाले ने मुझे उसी रात ढूंढ लिया। मैं इस बात पर सोचना ही नहीं चाहती कि इसका क्या मतलब है। खिड़की के बाहर हवा चल रही है, शीशे खड़खड़ा रहे हैं, तूफ़ानी बादल घूम रहे हैं, हमेशा मौजूद रहने वाला मौसम जो सिएटल को बुरे मुहावसों की तरह परेशान करता है। जब आप सोचते हैं कि हमारा दिन सुहाना और धूप भरा होगा, तभी एक तूफ़ानी बादल अचानक आ जाता है, फटने को तैयार। ठीक है, घिनौना एडी। रसोई से एक तेज़ धमाका सुनाई देता है जिससे मैं लगभग अपनी सीट से उछल पड़ती हूँ। मेरा दिल तेज़ ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। मैं उस दिशा की ओर देखती हूँ और कुछ गड़बड़ नहीं पाती। हेलो, मैं पुकारती हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अपनी सांसों को संतुलित करने की कोशिश करती हूँ। मैं वापस मुड़ती हूँ क्योंकि मेरे आँखों के कोने से एक हलचल मेरे ध्यान की खिड़की के बाहर खींचती है।
मेरा सिर उस दिशा में मुड़ जाता है, जो मेरी नज़र उस चीज़ पर टिक जाती है जो मैंने अभी देखी थी। बाहर लगभग धूप अंधेरा है, चांदनी और मेरे सामने दरवाजे के बाहर एक अकेली रोशनी के अलावा हलचल की एक और झलक मुझे लगभग शीशे से टकराने पर मजबूर कर देती है। यह एक व्यक्ति है जो 2 बड़े पेड़ों के बीच से निकलकर मेरे घर की ओर आ रहा है। जैसे जैसे उस व्यक्ति का आकार ज़्यादा स्पष्ट होता है, मेरी आंखें पतली और पतली होते जाती है। वो वापस आ गया है। 2 रात तक कुछ न मिलने के बाद वो कमीना सचमुच वापस आ गया है। मेरे हाथ बगल वाले मेज पर जाती है और कसाई का चाकू पकड़ लेती है, जो मैं उसके घर में पिछली बार घुसने के बाद अपने हाथ साथ रखी थी। पता चला कि मेरे सुरक्षा कैमरे उसके साथ बेकार है। उसके जाते ही मैंने उन्हें चेक किया तो पता चला कि उनमें वह दिखाई नहीं दिया। जब दया ने देखा तो उसका चेहरा उतर गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसने कैमरा को जोड़ दिया, उन्हें हैक कर लिया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ नहीं हो रहा हो, जबकि वह मेरे घर में तब से घूम रहा था जब मैं सो रही थी। उसने कहा कि उसने न केवल मेरे की फीड को जोड़ दिया, बल्कि उसने यह इतनी अच्छी तरह से किया कि उसका पता ही नहीं चल पा रहा था। दया इस नतीजे पर सिर्फ इसलिए पहुंची क्योंकि वह जानती है कि तकनीक कैसे काम करती है और वह खुद भी अपने काम के लिए यह करती है। यह आदमी खतरनाक है, सिर्फ अपने हिंसक प्रवृत्ति से कहीं ज़्यादा। मैं हैंडल को मुट्ठी में पकड़कर अपनी गोद में रख लेती हूँ। जैसे जैसे वह पास आता है, मेरा दिल सीने से धड़कता है और उसके हर कदम के साथ मैं खड़ी होकर अपनी खिड़की बंद कर लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। उसे उकसा रही हूँ, उसे फिर से मेरे घर के अंदर आने की हिम्मत दे रही हूँ। अगर वह आता तो मुझे अपना बचाव करने का पूरा हक है। वह आदमी लगभग 20 फुट दूर रुक जाता है। उसका चेहरा एक बार फिर हुड में छिपा हुआ होता है। वह आराम से बैठने जैसा अपना रुख चौड़ा करता है, अपना हाथ हुडी के जेब में डालता है और कुछ ऐसा निकालता है जो मुझे दिखाई नहीं देता। जब तक नहीं होता तब तक मैं उसे लाइटर जलाते हुए नहीं देख लेती, जिससे उसके असंभव रूप से तीखी जबड़े का रेखा उसके मुंह से निकलती सिगरेट दिखाई देती है। वो सिगरेट जलाता है और फिर लौ बुझा जाता है और सिर्फ उसकी चांदनी में चमकती हुई आकृति और एक तेज चेरी के फूल के अलावा कुछ नहीं बचता। वह घूरता है और फिर भी मैं भी उसे घूरती हूँ। बिना नज़र हटाए मैं आखिरी मेज से फ़ोन उठा लेती हूँ। मैं उसकी बात सुनने और जब उसने मुझे हाथों का वो गंदा डिब्बा भेजा तो मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि जब मेरी खिड़की से 20 फुट दूर रहो तो मैं फ़ोन नहीं कर सकती। मैं अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए नीचे देखती हूँ और जब मैं ऊपर देखती हूँ तो मेरा अंगूठा जम जाता है। चांदनी उसकी आकृति पर फैलती है और पूरा स्पष्ट से मैं उसे धीरे धीरे मेरी तरफ अपने सिर हिलाते हुए देखती हूँ, मुझे चेतावनी देते हुए कि मैं जो करने वाली हूँ वो ना करे। मैं अपने सामने के दरवाजे की तरफ देखती हूँ। डर मेरे शरीर में लगातार खतरनाक गति से रिस रहा है। वह बंद है, लेकिन उससे पहले ही साबित कर दिया है कि यह बेकार है। मैं उसके और दरवाजे के बीच दूरी का हिसाब लगाती हूँ, उसे उस तक तोड़ने और मुझ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। कम से कम 30 सेकेंड। यह समय 911 डायल करने और उन्हें यह बताने के पर्याप्त है कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कोई, है ना? लेकिन यह बेकार होगा। पुलिस को मुझ तक पहुंचने में कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। मानो मेरे विचार वह सुन रहा हो। वह कुछ कदम और पास आता है और बीच में सिगरेट का कश लेते हुए उसके हाथ मुंह से सिगरेट खींचता रहता है। क्या वह मुझे चुनौती दे रहा है? मेरी रीढ़ सीधी हो जाती है और मेरा क्रोध मेरे मन में भर जाता है। आखिर यह आदमी खुद को क्या समझता है? दम से गुर्राते हुए मैं अपने दरवाजे की ओर दौड़ती हूँ, उसे खोलती हूँ और ज़ोर से खोल देती हूँ। वह अपना सिर मेरी ओर घुमाता है और फिर एक पल के लिए मेरा दिमाग लगभग चकरा जाता है और मैं वापस अंदर भाग जाती हूँ। अपनी रीढ़ मजबूत करते हुए मैं गुस्से से सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ और उसकी ओर दौड़ती हूँ। अरे कमीने, अगर तू मेरी जगह से नहीं हटा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। बाद में मैं भगवान से पूछूंगी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया, लेकिन अभी भी मैं बस अपने 2 हाथ उसकी छाती पर रख सकती हूँ और जब मैं काफ़ी पास पहुँच जाऊँ तो धक्का दे सकती हूँ।
मैं खुद को उसके हुडी के नीचे की उभर हुई मांसपेशियों को पहचानने नहीं दे रही हूँ, लेकिन क्योंकि इस समय सिर्फ पागल ही उस पर ध्यान देगा। वह भीमकाय आदमी 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। न ही वह बोलता, न ही कोई प्रतिक्रिया करता, न ही कुछ करता, और मेरे नाक से कठोर गुस्से भरी सांसें सांड की तरह निकलती है जब मैं उस नकाबपोश आदमी को घूरती हूँ। मैं उसके चेहरे का ज़्यादा हिस्सा नहीं देख पाती सिवाय उसके निचले हिस्से के, लेकिन मैं उसकी आँखों को मुझे जलाते हुए महसूस कर सकती हूँ। जल्दी मेरे शरीर तब तक सुलगे जब तक कि ठंडी हवा में नाचती राख के अलावा कुछ न रह जाए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं फुफकारती हूँ और अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लेती हूँ, बस कंपन कम करने के लिए। मेरा पूरा शरीर गुस्से से और डर से कांपने लगा है, लेकिन साथ ही किसी और चीज़ से भी, कुछ इतना परेशान करने वाला कि मैं उस नाम देने से इनकार करती हूँ। वह जवाब नहीं देता, लेकिन मुस्कुराता है। उसके होठों का एक धीमा पापी मोड़ जिससे मेरी रीढ़ में चिंगारी दौड़ जाती है। सोच समझकर उसका जीभ बाहर निकालती है और फिर निचले होठों को चाटती है। मेरी नज़र उस हरकत पर टिक जाती है। वह आदमी जानवरों जैसा और बेहद डरावना। मेरे दिल मेरे गले तक पहुंचने लगती है। उसे वापस निकलते हुए मैं अपनी आंखें सिकोड़ती हूँ और उस पर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह 1 कदम पीछे हट जाता है, और हालांकि मैं उसे देख नहीं पाती, मुझे पता है कि वह मुझे एक बार देख रहा है। फिर वह मुड़ता है और चला जाता है। बस ऐसे ही, एक शब्द भी नहीं बोला, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, यहाँ तक कि कोई पागलपन भरा स्वीकार भी नहीं किया कि वह कैसा चाहता है, कैसे चाहता है कि हम साथ रहे या कुछ और। कुछ भी नहीं। मैं वहीं खड़ी उसके पीछे हटते को देखती हूँ, उसकी द्वार को और वापस जा रही हूँ जहाँ से वह नरक से रेंग कर बाहर आया था। मैं तब तक देखती रहती हूँ जब तक वह चला नहीं जाता, और मैं सोचने लगती हूँ कि क्या मैं सचमुच अपने दिमाग खो बैठी हूँ और बस कल्पना कर रही हूँ कि ये सब क्या है। निश्चित रूप से मैं इतनी मूर्ख नहीं होती कि एक मनोरोगी के सामना करूं, उस मनोरोगी की जिसने उस एक आदमी के हाथ काट कर मेरे दरवाजे पर छोड़ दिया है। लेकिन मैंने ठीक यही किया, और बदले में उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने होठ चाटे जैसे वो मुझे खाने की योजना बना रहा हो। अरे नहीं, क्या होगा अगर जेफरी डेमर दोबारा मेरा पीछा करने लगे? मेरा दिल बैठ गया। मैं मुड़ी और वापस अंदर भागी। ऐसा लग रहा था जैसे लूसीफर के शिकारी कुत्ते मेरे नितंबों को नोच रहे हैं। और जब मैंने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया तो मैंने उससे रॉकिंग चेयर की तरफ देखा जिस पर मैं बैठी थी, और देखा कि चाकू फुट स्टॉल के बगल में ज़मीन पर बेतरतीब ढंग से पड़ा है। हे भगवान! मेरा सामना एक पागल से हुआ और मैंने चाकू अपने साथ लाने के बजाय ज़मीन पर गिरा दिया। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया है? अगले जन्म में क्या आप ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते? अपनी पुंडलूपी पूरी करके उससे संपादक को भेजने के इनाम के तौर पर मैं खुद को एक अच्छी हत्या की जांच का उपहार दे रही हूँ। दया ने पुलिस विभाग में डेटाबेस से मिले कुछ नोट्स भेजे हैं। हर मिनट और ज़्यादा जानकारी वाले ईमेल आते रहे। ज़्यादातर रिपोर्ट पुरुषों द्वारा लिखी गई थी जिनकी लिखावटें बहुत ख़राब थी, और अपराध स्थल को जिस तरह से ठीक से संभाला नहीं गया उसके चलते हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेरे परदादा ने एक रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी मौत से पहले कई महीने तक अजीब व्यवहार कर रही थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी, उसकी उतनी बातूनी नहीं थी, पागल थी, नानी के साथ चिड़चिड़ी थी, और वह बिना किसी कारण के कई बार उसे स्कूल से लेने में देर कर देती थी। गीगी अपने पति के इस बारे में बात नहीं करती, जिसके कारण उनके बीच कई बार बहस हुई। रिपोर्ट में उसने स्वीकार किया कि पिछले 2 सालों से उनका रिश्ता खराब चल रहा था। उसने गीगी को उसके व्यवहार में आए बदलाव के बारे में बात करने की विनती की थी, लेकिन उसने दावा किया कि कुछ भी गलत नहीं था। मैं गीगी की डायरी की प्रविष्टियों को घंटों विश्लेषण करती हूँ, उसकी लिखी हर चीज़ में छिपी हुई अर्थ ढूंढती हूँ, उनकी प्रविष्टियों को ढूंढती हूँ जहाँ वह डर और बेचैनी जाहिर करती है। लेकिन जो भी उसे डराता था
उसे इतना डराता था कि वो उससे शब्दों में नहीं लिख पाती थी। काश यह डायरी उसी जांच के दौरान मिल जाती। अगर मिल जाती तो शायद मैं उन्हें कभी पढ़ नहीं पाती, लेकिन शायद तब वे उसका मामला सुलझा पाती। मैं आ भरती हूँ और अपने घने बालों में हाथ फेरती हूँ। झुके रहने से मेरे कंधे जलने लगे और पढ़ने से मेरी आंखें धुंधली हो रही है। मेरे कनपट्टी में सिर दर्द होने लगा है, जिससे मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ तक कि मैं न तो ठीक से देख पाती हूँ और न ही सोच पाती हूँ। मैं रेकिंग चेयर पर वापस बैठ जाती हूँ और खिड़की से बाहर देखती हूँ। मेरी घुटी हुई चीख हवा में गूंजती है जब मैं देखती हूँ कि पीछा करने वाला वापस आ गया है, उसी जगह पर खड़ा, अपनी बेवकूफ़ सिगरेट की कस ले रहा है। 3 दिन हो गए हैं जब मैंने उसका सामना किया था और तब से मैं हाई अलर्ट पर हूँ। इंतज़ार कर रही हूँ कि वो फिर से घुसपैठ करे और इस बार मेरे सोते हुए कमरे में आ जाए। मेरा दिल मेरे छाती में धड़क रहा है, बेतरतीब ढंग से धड़क रहा है। मेरे पेट में एक हल्की सी चिंगारी उठ रही है और मेरे जांघों के बीच जलन के साथ मेरा मुंह सूख रहा है। मैं कुर्सी से चिपकी हुई हूँ, डर और उत्तेजना के मादक मिश्रण से हाँफ रही हूँ। मेरे गाल शर्म से जल रहा है, लेकिन यह एहसास कम नहीं हो रहा। मुझे पर्दे बंद कर लेने चाहिए, खुद पर एक एहसान करना चाहिए और हम दोनों को इस खामोश जंग से अलग कर देना चाहिए। लेकिन किसी अनजान वजह से मैं खुद को हिला नहीं पा रही। फ़ोन उठाने और पुलिस को फ़ोन करने के लिए, ऐसा कुछ भी करने के लिए जो मुझे बुद्धिमान और समझदार कहे। ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं उस आदमी को घूर रही हूँ। जो भी भूत प्रेत सताते हैं, ये दीवार अब प्रासंगिक नहीं है, खासकर तब जब ज़मीन पर कुछ और भी ज़्यादा खतरनाक भूत सवार हो। मानो भूतों ने मुझे सुन लिया हो। मेरे ऊपर के हल्के कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं अपना सिर घुमाती हूँ और अपने आँखें छत की ओर उठाती हूँ। उन भूतिया कदमों का पीछा करती हूँ जब तक वो गायब ना हो जाए, और जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मेरा पीछा करने वाला कुछ फीट और करीब आ जाता है। मानो वो सोच रहा हो कि मैं क्या देख रही हूँ, सोच रहा हो कि आखिर किस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा हो। उससे दूर, मुझे यकीन नहीं होगा, वो सोच रहा होगा कि क्या यहाँ कोई और मर्द है। शायद उसे लगता होगा कि ग्रेशन वापस आ गया है, घर में कहीं कब्जा कर रहा है, मुझे आवाज़ दे रहा है, मुझे अपने बिस्तर पर आने के लिए कह रहा है, नंगी और मेरे लिए उत्तेजित। शायद उसे यह भी लगता होगा कि हमने अभी अभी जुदाई की है, मेरे जांघें अभी भी किसी और मर्द के वजह से चिकनी है। क्या इससे उसे गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है। उसने मुझे छूने के लिए एक आदमी के विकृत करके मार डाला। वह मेरे साथ जुदाई करने वाले किसी आदमी के साथ करेगा। वह मेरे साथ क्या करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह सच्चाई से कोसों दूर है। ये बात कि वह विचार उसके दिमाग में घूम रहे होंगे और उसे पागल कर रहे होंगे। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, बस उससे चूमने के लिए। मैं अपना सिर घुमाती हूँ और कुछ चिल्लाने की नाटक करती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं ज़ोर से कहती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं ज़ोर से कहती हूँ, अपने शब्दों को ऐसे भूत और लज्जित करते हुए जो उस कभी जवाब नहीं देगा। अपनी परछाई की तरफ देखती हूँ। मैं उसे अपना फ़ोन निकालते हुए देखती हूँ। नीली रोशनी उसकी हूड की गहराई में खो जाती है जब तक किसी चीज़ को देख रहा होता। कुछ सेकंड बाद वह अपने अजीब जेब में रखता है, पैकेट से एक और सिगरेट निकालता है और उसे जला लेता है। लगातार धूम्रपान करने वाला घिनौना। वह 15 मिनट वहीं रुकता है और इस दौरान मैं मुश्किल से अपनी नज़रें हटा पाती हूँ। यह लगभग एक खेल जैसा लगता है और मैं हमेशा से एक हारने वाले रही हूँ। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस पुस्तक हस्ताक्षर समारोह के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ रही। एक और बड़ा रोमांस लेखक इसकी मेज़बानी कर रहा है और सौभाग्य से यह अच्छे पुराने सिएटल में हो रहा है। जब मैं आखिरी बार
खुद को आईने में देखती हूँ तो मेरा त्वचा पर पसीने की एक पतली परत जम जाती है। तुमने ऐसे लाखों काम किए हैं गर्लफ्रेंड, तुम ठीक हो जाओगी। दया मेरे पीछे से आश्वासन देती है। मैंने एक आकर्षक लाल ब्लाउज़ पहन रखा है जो मेरे शरीर को बिना ज़्यादा कामुक और बेढंगेपन से अच्छी तरह से दिखा रही है, और फटी हुई काली मॉम जीन्स मैंने अपने होठों पर लाल रंग से रंगा है और आरामदायक चेक्ड वैंस पहन लिया। मेरे दालचीनी वाले बालों के बीच पर लहरों की तरह कर्ल किया गया और मैं कैजुअल लेकिन शानदार लुक का पूरा कर रही हूँ। मुझे आमतौर पर ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, लेकिन सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहती हूँ, इसलिए यह सुनिश्चित करती हूँ कि मैं इतनी अच्छी दिखूँ कि तस्वीरें अच्छी आ पाए और बाकी सब आराम पर छोड़ दो। मैं अपने बगलों को सूंघती हूँ, दोबारा जांचती हूँ कि मेरा डिओड्रेंट मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, कठिन कंधों से नहीं लड़ रहा। मुझे पता है, लेकिन इससे वह आसानी से नहीं हो जाती। मैं बड़बड़ाती हूँ, तुम खुद को क्या कहते हो? दया मेरी तरफ बोहे चढ़ाते हुए पूछती है। मैं हाँ भरती हूँ, एक माहिर चालाक। क्यों? मैं आंखें घुमा लेती हूँ, क्योंकि जब लोग मेरी किताब पढ़ते हैं तो मैं शायद अपने उन शब्दों अपने भावनाओं को प्रभावित करती हूँ। मैं शिकायत करती हूँ, बिल्कुल, तुम बस यही करती हो। बस तुम्हारे मुंह से निकलते हैं शब्द, तुम्हारी उंगलियों से नहीं। जब तक सच ना हो जाए तब तक दिखावा करो बेबी। मैं शीशे में अपने बगलों की तरफ देखती हूँ, सिर हिलाती हूँ। मेरे डिओड्रेंट भले ही तीखी गन से लड़ने का दावा करता हो, लेकिन शर्ट पर ऐसा कोई टैग नहीं था जिस पर लिखा हो कि यह दाग धब्बे से बचा हुआ होता है। फिर से आह भरते हुए मैं अपनी बाहें नीचे गिरा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पाठकों से मिलना पसंद नहीं है, मैं बस भीड़ और सामाजिक परिस्थितियों को अच्छा महसूस नहीं करती। मैं बहुत अजीब हूँ। तुम बहुत बड़ी झूठी भी हो, यही तो तुम्हारी कमाई का जरिया है। बस मुस्कुराओ और दिखावा करो कि तुम्हें कोई बड़ा पैनिक अटैक नहीं आ रहा है। बिस्तर से अपने पर्स उठाते हुए मेरी आंखें फिर से घूम जाती है। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, मैं रूखेपन से कहती हूँ। वह जवाब में खर्राटे लेती है। दया उत्साहवर्धक बातें करने में बहुत कमज़ोर है और वह ये जानती है। वह हमारी दोस्ती में तार्किक है जबकि मैं भावुक हूँ। वह हमेशा समाधान सुझाती है जबकि मैं अपने डर और चिंता में डूबी रहने और इसके बारे में बड़बड़ाना पसंद करती हूँ। लगातार ही मैं अपने माँ से ज़्यादा मिलती जुलती हूँ जितनी मैं सोचा था। मैं फिर भी इसे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करूँगी। हमेशा की तरह यह आयोजन बहुत मज़ेदार है। हर बार मैं इन आयोजनों के लिए खुद को तैयार करती हूँ और जब तक ये ख़त्म होता है मैं हमेशा वहाँ से जाने का मन नहीं करता। दूसरे लेखक दोस्तों से मिलने और उनके सभी हस्ताक्षरित किताबें लेकर भाग जाने का मौका पाकर पागलों की तरह हंसना, यही मुझे ज़िंदगी में सुकून देता है। मुझे सच में खुशी तब मिलती है जब ढेर सारे मुस्कुराते चेहरे मुझसे मिलने और मेरी हस्ताक्षरित किताबें लेने के लिए बेताब दिखते हैं। मुझे एक पेशेवर मैनिपुलेटर के रूप में अपना करियर बहुत पसंद है। मैं जो करती हूँ इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। कार्यक्रम के बाद बार में ड्रिंक्स लेने से मैं थोड़े नशे में हूँ, इसलिए दया मुझे कार में वह घर वापस ले आती है। जब हम मज़ेदार पलों पर हंसते खिलखिलाते हैं और यहाँ तक कि किताबों की दुनिया में हमेशा चलने वाले उस अजीबोगरीब नाटक के बारे में गपशप भी करते हैं। हम इतना समय बिता कर खुश हैं, लेकिन जैसे ही वह घर के पास आती है हमारी मुस्कान गायब हो जाती है। एक अकेली लाइट जल रही है जो वो विंडो से चमक रही है। जाने से पहले मैंने सारी लाइटें बंद की थी। मैं कार से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दया मेरे हाथ पर मजबूत पकड़ रोक लेती है। वह अभी भी अंदर हो सकता है, वह तुरंत कहती है। उसकी पकड़ लगभग दर्दनाक रूप से कसती जा रही है। उसे कमबख्त अंदर ही रहना चाहिए। मैं गुर्राती हूँ। मैं अपना हाथ उसके पकड़ से छुड़ाती हूँ। दया मुझे फिर से रोकने की कोशिश करते उससे पहले कि मैं कार से बाहर निकलूँ और हवेली की तरफ दौड़ पड़ूँ। एडी रुको, तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। मैं तो कर रही हूँ, लेकिन शराब ने मेरे गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दया मुझे रोक पाती इससे पहले ही मैं सामने के दरवाज़ा खोलकर घर में घुस जाती हूँ।
मेरे किचन के सिंक के ऊपर ही एक लाइट जल रही है और जो घर के सामने ठीक से रोशनी नहीं दे पा रही। कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा, इसलिए मैं हवा में फैली अशुभ ध्वनि को कम करने के लिए लाइटें जलाना शुरू कर देती हूँ। बाहर आसन की मैं चिल्लाती हूँ, रसोई से घुसती हूँ और जो सबसे बड़ा चाकू मिले उसे पकड़ती हूँ, उठा लेती हूँ। जब मैं मुड़ती हूँ तो दया दरवाजे पर खड़ी होती है, अपने चेहरे पर घबराहट बड़े भाव के साथ कमरे में इधर उधर देख रही होती है। मैं उस कमीने को मारने पर इतना आमदा थी कि मैंने इधर उधर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मेरा पूरा लिविंग रूम लाल गुलाबों से ढका हुआ है। मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है और मेरी जबान पर शब्द लड़खड़ाते हुए गायब हो जाते हैं। मैं मुड़ती हूँ और काउंटर पर एक खाली विस्की का गिलास के तले में शराब की कुछ बूंदें और होठों पर एक लगा निशान देखती हूँ। गिलास के पास एक लाल गुलाब रखा है। मेरी चौड़ी नज़र दया की नज़रों से टकराती है। हम बस एक दूसरे को हैरान नज़रों से देखते हैं। मेरा दिल बैठ रहा है। मैं आखिरी घूटते हुए कहती हूँ, मुझे घर के बाकी हिस्से की जांच करनी है। एडी वह अभी भी यहाँ हो सकता है। हमें पुलिस को बुलाकर अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अपने होठ काटती हूँ। मेरे अंदर दो हिस्से लड़ रहे हैं। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ, उसका सामना करना चाहती हूँ और उसकी आंखों में कुछ बार छूड़ा घोंपना चाहती हूँ, लेकिन मैं दया को उससे ज़्यादा खतरे में नहीं डाल सकती जो मैंने पहले ही डाल दिया है। मैं इस बारे में बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। मैं नर्म पड़कर सिर हिलाती हूँ और उसके पीछे हवेली से बाहर निकल जाती हूँ। तेज़ हवा मेरी हड्डियों में जम बर्फ़ को भी नहीं भेद पा रही है। उसने और क्या किया? जब मुझे एहसास हुआ कि शायद वह मेरे बेडरूम में गया था, मेरे अंडरवियर को छुआ था, शायद कुछ चुरा भी लिया हो, तो मैं बहुत चक्की रह गई। ऑपरेटर की आवाज़ मेरे विचारों से गुजरती है, इतनी बेसुध थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि दया ने मेरे लिए पुलिस बुला ली है। वह स्थिति बताती है। वह कुछ मिनटों बाद ऑपरेटर एक पुलिसकर्मी को भेजते हैं और हमें बताते हैं कि हम तक पहुंचने में 20 मिनट लगेगा। मुझे पता है कि पीछा करने वाला अब यहाँ नहीं है। मैं इसे अपने हड्डियों में जानती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह एक अपराधी है और सिस्टम में है। इस तरह विस्की के गिलास को उसका डीएनए उसकी पहचान कर लेगा, लेकिन जैसे ही मुझे पता है कि अब वह यहाँ नहीं है, वैसे मुझे ये भी पता है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। आज रात मेरे साथ घर चलो, दया कहती है। पुलिस से 2 घंटे बात करने के बाद हम दोनों थके हुए और बिल्कुल शांत थे। उन्होंने घर की तलाशी ली है और वह कहीं नहीं मिला। उन्होंने विस्की के गिलास से प्रिंट लिए यह देखने के लिए कि क्या उनमें कोई माचिस मिल सकती है। मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने सिर हिलाया। उसका घर 20 मिनट दूरी पर है और यह अच्छी बात है कि मैं पूरी समय उसका पीछा करती रहती, वरना मेरा ध्यान भटक जाता और मैं बिना दिशा की गाड़ी चला देती। दया एक अच्छे शांत मोहल्ले में एक साधारण घर में रहती है। वो गाड़ी पार्क करती है और हम दोनों घर में घुस जाते हैं। अगर फर्नीचर और 1000 कंप्यूटर हर जगह ना होते तो उसका घर काफ़ी खाली होता। वह अपने काम को गंभीरता से लेती है और हालांकि वह अपने काम के बारे में ज़्यादा बता नहीं करती, मुझे पता है कि वह कुछ गंभीर मामलों से निपट रही है। उसने पहले बताया था कि वह डार्क वेब और मानव तस्करी से जुड़ी है और बस यही बात है कि किसी रात में डर लगने काफ़ी है। जाहिर है उसके बॉस इन जानकारियों को गोपनीय रखने के मामलों में सख्त है, लेकिन कई बार दया पार्शंस मैनर से भी ज़्यादा डरावनी लग रही है। जब मैंने पूछा कि उसे क्या मिलता है तो उसने कहा कि मासूमों की जान बच रही है। दया एक हीरो है, यह जानने के लिए मुझे बस इतना ही सुनना था। तुम्हें पता है कि गेस्ट बेडरूम कहाँ है? दया आलस से अपनी उंगली उस तरफ इशारा करते हुए कहती है। क्या तुम्हें कोई साथी चाहिए? मुझे यकीन है कि तुम सचमुच घबरा गए होगे। मैं ज़बरदस्त मुस्कुरा देती हूँ। तुमने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को अभी सोने की ज़रूरत है, मैं कहती हूँ। दया सिर हिलाती है और मुझे शुभ रात्रि कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। मैं उसके गेस्ट बेडरूम से सफ़ेद रजाई पर लेट जाती हूँ। उसका घर के बाकी हिस्सों की तरह यह भी बिल्कुल सफ़ेद खाली है। हल्के नीचे दीवारें कुछ समुद्री तस्वीरें से सजी और सफ़ेद धुंधली पर्दे। मेरी नज़र उन पर टिक जाती है, पर्दों से नहीं बल्कि उनके बीच जो हो रहा है उससे। आज रात दूसरी बार मेरा दिल मेरे गले से धस गया है, धड़क रहा है
और मेरी आवाज़ निकलने से रोक रही है। खिड़की के बाहर एक आदमी क्या करती है, सीधे मुझे घूर रही है। मैं एक आदमी पीछे हटाती हूँ मुड़कर दया को बुलाने के लिए, तभी मेरा फ़ोन बजता है। मैं हिचक जाती हूँ, मैं अपनी जगह जम जाती हूँ और डर के मारे मेरा दम घुटने लगता है। उस आदमी पर एक नज़र रखते हुए मैं अपना फ़ोन जेब से निकालती हूँ और एक नया टेक्स्ट मैसेज देखती हूँ। अज्ञात, तुम्हें मेरे फूल पसंद नहीं आए? क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उफ, थक गया मैं 50 मिनट लगातार रिकॉर्ड करते करते। गाइस सोचो 50 मिनट में लगातार बोल रहा हूँ। ओके, लगता है एक शॉर्ट वीडियो या एक 10 मिनट का वीडियो बना देना चाहिए मुझे एज ASMR। 50 मिनट या 10 मिनट ऑन करते हुए या किस करते हुए कैसा रहेगा? शुड आई ट्राई? कहीं यूट्यूब मुझे बैन ना कर दे। ओके गाइस, सो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू आप लोग अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो। एंड प्लीज़ कमेंट जो मैंने क्वेश्चन करा था, और कमेंट एनीथिंग अबाउट मी, anything about a story, anything. I just want to see your comment. Okay guys, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू टू दोज पीपल जो मुझे लगातार मैसेज एंड कमेंट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मैं उनके लिए ही स्पेसिफिक ये चैप्टर्स रिकॉर्ड करता हूँ कि ठीक है भाई आपको चाहिए, मैं आपके लिए तो सुनाऊंगा क्योंकि आप कमेंट कर रहे हो और आप मुझे मैसेज कर रहे हो इंस्टा पे और टेलीग्राम पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करते रहने के लिए, क्योंकि मैं इस टाइम ये नहीं करता। रात के 11 बज रहे हैं, मैं नहीं करता, मैं सो जाता या मैं कुछ और कर लेता। बट थैंक यू आप लोगों के लिए मैं ये करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।